अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस जनाब दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, क्योंकि मुल्क भर में यौम दिफा मनाया जा रहा है। और सितंबर 1965 के गाजियों और शहदा को सलाम, हर उस शहीद को सलाम जिसने वतन की हुर्मत पर आंच नहीं आने दिया, हर उस शहदा को, हर उस शहीद को सलाम हम आज पेश करते हैं कि जनाब जिसने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान का नजराना पेश किया और हमारे लिए, हमारे इस वतन अज़ीज़ के लिए उन हज़ारों गुमनाम शहदा को सलाम जो तारीक राहों में मारे गए और हमारा मुस्तकबिल रोशन कर गए। सलाम है उन माओं को जो ऐसे बहादुर सपूत पैदा करके इस धरती के हवाले करती हैं। 7 सितंबर 1965 वो तारीखी दिन था जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए कि वो आज तक अपने ज़ख्म चाट रहा है। एम आलम ने चंद ही सेकंड्स में दुश्मन के 5 हंटर तैयारों को मार गिराया था, जो कि आज भी एक आलमी रिकॉर्ड है। और हम उन आज़ाद फ़ज़ाओं में उन्हीं शेर जवानों की बदौलत सांस ले रहे हैं। हम अपनी फ़ौज को आज फिर खिराज अकीदत पेश करते हैं। 65 में हमने एक कौम होकर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया था। आज फिर से हमें एक कौम बनकर इन तमाम तर चैलेंजेस के ख़िलाफ़ लड़ना है जो हमें इस वक्त दरपेश है, क्योंकि हमने कुछ अर्सा पहले ही मुल्क में मौजूद दहशत गर्दी की लहर को ख़त्म किया था। और अब इंशाल्लाह ये जो मुआशी मसाइल से दो चार हैं, हम इससे भी जल्द अज जल्द हम ज़रूर निकल जाएंगे। अच्छा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी आ जाए तो सामना तो करना पड़ता है, और बुरा वक्त आ जाए तो वो गुज़र जाता है। जिस तरह अच्छा वक्त गुज़रता है उसी तरह जो मुसीबत हमारे पर आती है, जो मुश्किल हमारे पर आती है, वो भी ज़रूर गुज़र जाती है। और हमें अपने रिश्तों में मुत्तहिद रहना होगा। ये कभी नहीं हमने भूलना कि हमने एक दूसरे से अलग होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये वक्त भी गुज़र ही जाएगा। तो आज हम जनाब पाक फ़ज़ाइया के हवाले से बात करेंगे, उन जवानों के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने 65 की जंग में जनाब अपना जो सलाहियतें थीं उसका जादू जगाया और अपने दुश्मन को भागने पर मजबूर किया। पाक फ़ज़ाइया की आज हम बात करेंगे, उनके जवानों से आपकी मुलाकात करवाने की भी कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे उनके अज़्म के बारे में। कल क्योंकि शहदा का दिन यौम दिफ़ा मनाया जा रहा था कि किस तरह हमारी जो बड़ी फ़ौज है उसने किस तरह दिफ़ा किया था 1965 की जंग में 6 सितंबर को, और ये जंग 3 दिन इससे भी ज़्यादा जारी रही थी। और 7 सितंबर को ये महाज जो था यौम फ़ज़ाइया ने, हमारी जो फ़ज़ाइया की फ़ौज है उसने ये महाज संभाल लिया था। और उन्होंने भी जिस जिद्दोजहद के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ उस वक्त अपने जो उस वक्त के दुश्मन थे, जो भारत था, जिसके तैयारे आ रहे थे फ़ज़ा में, और उनको मार गिराया। और 5 मिनट में जिस तरह बताया जा रहा है कि जनाब एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया था कि उनके कितने तैयारे हम लोगों ने मारे थे। तो वो उसी अज़्म के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ना है। जिस तरह हम अपनी आज़ादी के लिए लड़े थे मुत्तहिद हो के, किसी भी जनाब फ़िरका वारियत से परे हो के, किसी भी और चीज़ से परे हो के हम लोगों ने मुत्तहिद होकर आज़ादी की जंग लड़ी थी, इसी तरह आज भी हमें यही आगे चलना है। हमें मुत्तहिद हो के तमाम तर मसाइल, जो मुआशी मसाइल हैं, जो जनाब ये जितना भी हमारे पाकिस्तान में ये सारा मामला चल रहा है, इसको हमने हल करना है। और आज हम उन तमाम तक पाक फ़ज़ाइया के जो शहदा हैं उन्हें ट्रिब्यूट पेश करेंगे अपने शो में, और उनके हवाले से बात भी करेंगे। जनाब इस पैकेज में, इस रिपोर्ट में आप लोगों ने वो तमाम तर चीज़ें देखी हैं जो 6 सितंबर, 7 सितंबर और ख़ास तौर पर ये 1965 की जंग में जो जो चीज़ें हुई थी और किस तरह हमारे गाज़ियों ने, हमारे शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके ये जो आज़ादी है ये हमें मुस्तकबिल दिया है, रोशन मुस्तकबिल मैं कहूँगी कि हम इसमें जो है आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं योगा के हवाले से। तो सुलाफ़ नकवी आज हमारे साथ मौजूद हैं और वो कौन से योगा टेक्निक्स हमारे साथ शेयर करेंगी, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी सुलाफ़, ओवर टू यू।
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी और आज मैं सबका फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ कि योगा आप किस तरह अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं योगा की टेक्निक्स के ज़रिए, एक्यूप्रेशर के ज़रिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए। और एक्सरसाइज उसके अंदर नहीं आ रही, यानी कि पोस्चर्स नहीं आ रहे। कितनी खुशी की बात है आज। तो मैंने कहा आज मैं प्रेशर पॉइंट्स बताऊँ जो सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के होंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊँगी कि किस तरह से हम उसको परफॉर्म करें तो आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। कितनी खुशी की बात है और फैट लॉस भी आएगा, फिक्र ना करें। तो करना क्या है, सबसे पहले प्रेशर पॉइंट नंबर 1 नहीं, उससे पहले एफर्मेशन। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हमेशा मैं कहती हूँ अपने आप को ये कहा, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। जितनी भी सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की आपकी जो एफर्मेशंस हैं उनको कमरे में लिख लें और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि आई एम लूजिंग वेट डे बाय डे। इसको आप अपने कमरे की दीवार पर लगा लें, चिपका लें, ताकि अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें और पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव थॉट के साथ अपने डे का आगाज़ करें। अब प्रेशर पॉइंट आएगा पहला। हम बात करते हैं हमेशा रिंग फिंगर की। रिंग फिंगर के इस पॉइंट पर आपने इसको प्रेस किए रखना है 1 मिनट तक। इसको आप करेंगे 3 से 4 दफ़ा या 5 मिनट तक भी कर सकते हैं, बट हाथ में उस टाइम दर्द शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमने जेंटल रहना है। तो 1 मिनट तक आपने किया, उसके बाद आप इसको दोहरा सकते हैं 2 से 3 दफ़ा। इस तरह से आपने रिंग फिंगर का ये प्रेशर पॉइंट किया और उसके बाद आपका वेट रिड्यूस होगा। 1 हफ्ते के अंदर आपको स्केल पर इसका फ़र्क भी नज़र आएगा, लेकिन साथ ही साथ डाइट और एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़रूरी है जो कि ज़ाहिर रहेगी। हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। प्रेशर पॉइंट नंबर 2 जो कि आपकी एपेटाइट को सप्रेस करेगा, वो होगा ये आपके नोज़ और लिप्स के दरमियान जो जगह होती है, इस जगह को आपने प्रेस किया। ये बॉडी के मेरिडियंस होते हैं, एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जिनको एक्यूप्रेशर यानी प्रेशर डालने से ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने 1 मिनट तक इसको प्रेस किया। कीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट एंड एक्सेल। 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे। तो आपके ये प्रेशर पॉइंट है, ये आपके एपेटाइट को सप्रेस करेगा, आपके हंगर को यानी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ जो क्रेविंग आपको हो रही होती है, मीठा खाना है, आपका दिल कर रहा होता है रात को एकदम कि मैं जंक फूड खाऊं, तो उससे आपकी क्रेविंग जैसे ही आप सेटल होना शुरू हो जाएंगे इस चीज़ के साथ, तो ऑब्वियसली इमोशनल ईटिंग नहीं करेंगे और वेट भी रिड्यूस होगा, फैट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा टाइम के साथ साथ। लेकिन कोशिश करें कि अर्ली डिनर कर लें, यानी कि मगरिब का टाइम यानी सनसेट का टाइम, जो कि आपका समझ लें कि जैसे ही सूरज गुरूब हो उसी टाइम पर आपने अपना खाना इसी के आसपास आपने खा लेना है। तीसरा प्रेशर पॉइंट जिस पर हम आते हैं वो कान के साथ होता है, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि सेकंड एयर रिंग होती है। इस साइड पे आपने इसको प्रेस किए रखना है और ये 1 मिनट तक आप करेंगे 2 से 3 दफ़ा और उसके बाद आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं 1 मिनट के बाद, और इससे आपका वेट रिड्यूस होगा। ब्रीदिंग क्या होगी, सिंपल, आपने इनहेल किया फ्रॉम योर नोज 3 सेकेंड्स में एंड एक्सेल किया 4 या 5 सेकेंड्स के अंदर, और जैसे ही आप एक्सेल करेंगे इसको आपने स्क्वीज करना है। अगेन इनहेल 3 seconds and exhale 4 या 5 सेकेंड्स में। जितना आप एक्सेल करेंगे उतना ही आपका फैट लॉस होगा, यानी कि आपका फैट, हम जिसे कहते हैं कैजुअल ज़ुबान में कि फैट टूटता है, जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर जाएगा और वो जाएगा आपकी एक्सेलेशन से। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कार्डियो कर रहे होते हैं, तब भी जब आप ब्रीथ करते हैं तो उससे भी आपका फैट लॉस होता है। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी टिप्स या ये छोटा सा सेगमेंट और साथ ही साथ ये आसान सी टिप्स पसंद आई होंगी, लेकिन इसके साथ आपका फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपको स्केल पर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये छोटा सा सेगमेंट पसंद आया होगा और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, जागो लाहौर को आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के। और जनाब, योगा के बेशुमार फ़ायदे हैं और योगा के साथ भी आप फिट रह सकते हैं, और जिस तरह सुलाफ़े नकवी ने बताया कि योगा के थ्रू आप किस तरह अपना वेट कम कर सकते हैं जिनका स्टक हो जाता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने उनको ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना होता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को अडॉप्ट करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और ख़ुद को फ़िट रखें। फ़िट रहेंगे तो मेरे ख्याल से बाकी ज़िंदगी के जो मज़े हैं वो ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज कौन सी किताब लेकर आए हैं हमारे लिए और आपके लिए, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का जो तारुफ है वो सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। आज 2 किताबें हैं एक ही शायर की, तो हम ये कह सकते हैं कि
आज की किताब के बजाय आज का शायर, इसका नाम अगर हम रख लें, या बुक शेल्फ में हमने 2 किताबें एक ही शायर की रखी हुई हैं तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। एक मैं नमूने के तौर पे इनकी गज़ल पेश करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ। अपने होने और ना होने का ही अंदाज़ा लगा, अपने होने और ना होने का ही अंदाज़ा लगा, हू के अंदर कूद मूरख खुल के आवाज़ा लगा। देखने की रस्म ने चेहरा परस्ती आम की, देखने की रस्म ने चेहरा परस्ती आम की, तू भी इस बेचेहरगी पर जिस्म का गाज़ा लगा। जिसने बेटे को ब्याहा एक बेटी बेचकर, हमसे कब उस बाप की गुर्बत का अंदाज़ा लगा। तेरी आंखों से बदन पर दस्तकें होती रहीं, तब कहीं इस 4 दीवारी में दरवाज़ा लगा। जो भी तुमने लफ्ज़ बोले वो हमें नज़में लगीं, जो भी तुमने लफ्ज़ बोले वो हमें नज़में लगीं, जो भी तुमने रंग पहना वो हमें ताज़ा लगा। कैस की गद्दी नशीनी आम सी निस्बत नहीं, कैस की गद्दी नशीनी आम सी निस्बत नहीं, खाक छानी इश्क की तब हाथ खुमियाजा लगा। तो आप इसे गज़ल से काफ़ी सारे जो हैं नताइज अख्ज़ कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि ये मुश्किल काफ़िया इन्होंने निभाया और कहीं भी महसूस नहीं होता कि इनको कहीं मुश्किल पेश आई होगी। दूसरा ये कि इस काफ़िए को निभाने में इन्होंने मज़ामीन की कुर्बानी नहीं दी, मज़ामीन नए निकाले। और जो बेटी को बेच के बेटे को ब्याहना, वो एक मुआशरे का अलमिया गज़ल में सहूलत से ले आना और एक निस्बतन मुश्किल काफ़िए के साथ लेके आना, ये इनकी महारत है। और इसके अलावा आप देखें कि लफ्ज़ियात जो इनकी है, जैसे हूँ के अंदर कूद मूरख, कैसा अच्छा नया लहजा है, खुल के आवाज़ा लगा। तो इसका साफ मतलब ये है कि गुल जहान साहब, मैं आपको इस गज़ल की रो में बह के ये बताना भूल गया, ये किताब आदमी और ये किताब लावजूद, ये 2 किताबें आज हमारे सामने हैं और ये दोनों किताबें गुल जहां साहब की हैं। ये बड़े खूबसूरत शायर हैं, ये दोनों 2 मुख्तलिफ़ इदारों ने शाया की हैं किताबें, तो ये बहुत खूबसूरत शायर हैं। इसके पेश लफ्ज़ भी हमारे कुछ दोस्तों ने लिखे हैं, लेकिन मैं उन पेश लफ्ज़ों की बात नहीं करूँगा, अपनी बात करूँगा कि ये जो गज़ल मैंने मुंतखब की है ये भी, और इसके अलावा जो गज़लें इस किताब में आदमी में शामिल हैं, ये सारी गज़लें हैं, जबकि इस किताब में लावजूद में नज़में और गज़लें दोनों शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं, और ये इसका 3रा एडिशन, गालिबन 4था एडिशन है, 3 एडिशन्स बिक चुके। जी हाँ, ये 3रा एडिशन है, नवंबर 2021 में आया, और ये उसके बाद 2022 में ये किताब जो है वो शाया हुई, आदमी। तो गुलजहान भरपूर शायर हैं, मुकम्मल शायर हैं, साहिब मुतालिया हैं, अपना उसलूब अपना लहजा बनाने में ये कामयाब हो चुके हैं, मुश्किल पसंद भी हैं और आसानी से भी जो आसान, जो आप समझ लें मुस्तामल बहरे हैं, उनमें भी शेर कह रहे हैं और मुश्किल ज़मीनों में भी कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे कल अदम मुकालमा, इस तरह की रदीफ़ जो है वो पकड़ते हैं और उनको बड़ी उम्दगी से, फ़नकारी से निभाते हैं। और इनकी किताबों के नाम यक लफ्ज़ी, आदमी और लावजूद, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये शायरी के नाम पर वाक़अतन शायरी करना चाह रहे हैं। कोई इस तरह की जो वो अवामी मदारी जो होती है वो नहीं करना चाह रहे, ना वो ढीली ढाली पॉपुलर शायरी करना चाह रहे हैं, जेन्युइन ओरिजिनल शायरी करना चाह रहे हैं और उन्होंने की है और करके दिखाया है। इनके मौज़ूआत जो हैं वो बड़े ही फ़लसफ़ियाना हैं बाज़ जगहों पे। मिसाल के तौर पे मैं शेर सुनाता हूँ, अभी कायनात का राज कैसे हो मुनकशिफ, अभी कायनात पे आदमी तो खुला नहीं। तो ये यानी कि कायनात का राज आदमी पर कैसे खुले, जबकि आदमी जो है कायनात पर आदमी का अपना राज नहीं खुला, आदमी पर कायनात का राज कैसे खुले। तो ये एक आप समझ लें इंटरैक्टिव एक अप्रोच है जिसको काम में लाते हुए उन्होंने ये शेर कहा है। और ये हमें ये भी बताया है कि इनके मौज़ूआत क्या हैं। इनके मौज़ूआत फ़लसफ़ियाना हैं और फ़िक्री हैं और मुआशरती हैं और इसके साथ साथ कहीं कहीं पे जमालियाती। और जनाब प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब आदमी से उन्होंने जो है ना हमारा तारुफ़ कराया है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका भी। आगे बढ़ते हैं और जैसे हम सब जानते हैं कि जनाब हज़रत दाता दरबार का जो उर्स है वो जारी है और आज उसका आखिरी रोज़ है। तो
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब इस दलदल के हवाले से बात करते हैं और वो दलदल है महंगाई की, जिसमें हम पिसते ही जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो हाल ही में जाने वाली जो पीटीएम की हुकूमत थी, उन्होंने 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी और चीनी माफिया ने इजाज़त का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी और लाखों मैट्रिक टन तो अफ़गानिस्तानी स्मगल कर दी गई है और फिर सस्ती चीनी बाहर महंगी बेचकर डॉलर्स में मुनाफा कमाया गया। सारा मुनाफा शुगर मिल्स मालिकान की जेबों में गया और यूं शुगर माफिया की चांदी हो गई है और मुल्क में चीनी कम हुई तो मांग ज़्यादा हो गई है और जिसकी वजह से महंगी होती चीनी ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। और इस पूरी कार्रवाई पर शुगर मालिकान से ना तो इंक्वायरी हुई और ना ही कुछ पूछगिछ की गई है और अगले क्रशिंग सीज़न में फिर चीनी ज़्यादा बनेगी क्या मुल्क में फिर यही कहानी दोहराई जाएगी जो कि सदियों पुरानी है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। या वाफिर मकदार में चीनी का जो फ़ायदा है वो सारिफ को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कम होते चीनी के जो ज़खायर हैं, उन्होंने हुकूमत को 10 लाख मैट्रिक टन 220 रुपए किलो के रेट पर इंपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया, जिसका बोझ ख़जाने पर तो पड़ेगा लेकिन वो सारिफ की जेब पर भी पड़ेगा। कि अगर 220 रुपए की रेट पर आप अगर बाहर से चीनी इंपोर्ट करेंगे तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि फिर जब यहाँ पर आएगी तो वो कितने रुपए में बिकेगी। तो फिर आप महंगाई की एक नई लहर जो है वो देखने को हमें मिलेगी। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि जनाब ये क्या हो रहा है, चीनी कहाँ पर जा रही है। हमारा मुल्क जहाँ पर हर चीज़ पैदा की जाती है, वाफिर मकदार में पहले बताया जाता है कि हमारा ज़री मुल्क है, यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ऑन द स्पॉट चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती है, मार्केट से कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है, स्मगलिंग होना शुरू हो जाती है, सट्टेबाजी होना शुरू हो जाती है। कार्रवाई क्यों नहीं होती इन माफियाज के खिलाफ? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इमरान अकबर मौजूद हैं और इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। इमरान, आप ही की ये रिपोर्ट है कि पंजाब में और ख़ासतौर पर लाहौर में जो चीनी 185 से 200 रुपए तक जो है बेची जा रही है, आप ही ने ये स्टोरी ब्रेक की थी। क्या सूरत हाल बन रही है? हमारा ज़रूरी मुल्क है, कभी आटे की किल्लत होना शुरू हो जाती है, कभी चीनी का मसला शुरू हो जाता है। 185 से 200 रुपए किलो चीनी बेची जा रही है, कहाँ गई है चीनी इतनी? देखिए मुनीबा, आपने ना इसका क्रक्स बता दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चीनी इतनी मीठी होती है कि ये अपना कड़वी गोली लगनी शुरू हो गई है। अब तो ऐसे लग रहा है हम वो जहर की गोली खा रहे हैं, चीनी नहीं खा रहे। वैसे भी इतनी महंगी है, ज़्यादा करने से मना किया, खाने से मना किया गया है। अच्छा, मसला ये है कि ना पहले तो जो मकीन हैं, जो शहरी हैं, मेरे आपके समेत, ये हम ना महंगाई के पीछे हुए हैं। हाँ जी। और रोज़ाना इतनी महंगाई हो रही है कि जब आप कोई भी चीज़ लेने तो इतनी महंगी हो गई, इतनी महंगी हो गई। ये दुकान से अंदर जाते बाहर आते ना, यही अल्फाज मुंह में होते हैं हर किसी के, किसी भी दुकान पे चला जाए। अब जो एक तो वैसे इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, मगर अगर इस तरह से हो तो ये तो ज्यादती है कि आपके मुल्क में पैदावार भी हुई, आटा नहीं जान छोड़ा पहले। ये देखिए, अभी गंदम का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी आपकी गंदम ये इंपोर्ट कर रहे हैं। सितंबर के एंड पे जाके गंदम आएगी, वो भी आपने इंपोर्ट की है, ठीक है। पड़े हुए हैं आपके पास गंदम के ज़खायर, ये भी ये ज़खायर इसलिए रखे हुए हैं कि ये दिसंबर में आटे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिसके लिए ये तब जाके अक्टूबर नवंबर में जाकर गंदम के गोदामों के ताले खोलते हैं, उसके बाद गंदम का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। अभी चीनी की सूरत हाल ये है कि 30 अगस्त को दुनिया न्यूज़ ने, लाहौर न्यूज़ ने ये मामला उठाया हमने, सही, और अच्छा खासा मामला उठाया। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से मामला उठाया कि हमने ना इसकी एक एक चीज़ बता दी है कि चीनी कितनी थी, कैसे गई, किस तरह हुआ। अब देखिए जी, डॉलर की ज़रूरत किसको नहीं है। अगर हमारी हुकूमत को डॉलर की ज़रूरत है तो मई में ये फैसला ना करती जी। आपने 2.25 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है वो भिजवा दी बाहर, अब आप 1 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है वो मंगवाने लगे हैं। कमर्शियल अताशी, ब्राज़ीली कमर्शियल अताशी को इन्होंने ख़त लिख दिया है और वहाँ से ये चीनी मंगवाने के नहीं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो बाहर भेजी है, हमारे पास वाफिर मिकदार में थी चीनी जी, तब जो बाहर मैं उधर ही आने लगा। मई में बताया गया कि जी हमारे पास वाफिर मिकदार में चीनी है। 27 लाख मैट्रिक टन चीनी इनके पास मौजूद थी, पंजाब के पास। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी हमारे पास बहुत चीनी आ गई है। अब ये थोड़ी पता था कि इस चीनी बीच में से 10 लाख जो है वो अफगानिस्तान भेज दी जाएगी। अच्छा,
स्मगल हो गई। स्मगल होके वो अफगानिस्तान चलेगी। आपकी 10 मेरी लाख आंखें टन। बंद थोड़ी हैं, सबकी आंखें खुली हैं, कैसी हुई, किस तरह हुई, ये तो उनको समझना चाहिए कि जिन्होंने करवाई। ये तो जो उस वक्त की हुकूमत है उसी पे आती है जिम्मेदारी। देखिए जी, मई का महीना है, आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब आपके सामने सितंबर आ गया है, आगे अक्टूबर है, क्रशिंग सीजन आ रहा है, उसमें आगे बताया जा रहा है कि गन्ने की काश्त कम होगी। तो ये जो चीनी इंपोर्ट करने लगे हैं, ये आपको पता है सर्दियों में चीनी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता जी, है जी। और ख़ास तौर पे कमर्शियल ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके हर ठेले पे, हर दुकान पे चाय की दुकान होती बिकती है, हाँ जी। है, और इसके साथ साथ मिठाई, हर तमाम चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और हर कोई बंदा जो है ना वो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी आपको पता है जैसे रोटी ज़्यादा खाई जाती है पराठों की सूरत में, वैसे ही चीनी ज़्यादा खाई जाती है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इसी तरह ही है कि आपको पता था ये होना है, आप मगर वो पता नहीं पैसे किधर गए। पाकिस्तान में कितने फ़ायदे के पैसे हुए, अब ये 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दोबारा मंगवाने लगे हैं। अब इनको होश आई है, 9 दिन हो गए हमें बोलते हुए, बताते हुए, कल जाके इन्होंने फैसला किया जी क्रैकडाउन कर दिया जाए, क्रैकडाउन कर दिया जाए, ज़हीरा दोज़ों की, सिट्टाबाज़ों की फरिश्ते तैयार हो गई हैं। अब आगे मज़े की कहानी है। नहीं, ये तो हर दफ़ा ही हम देखते हैं इमरान के, इंक्वायरी कमेटीज़ बनती हैं, इंक्वायरियाँ की जाती है, इन्हीं लोगों के नाम बार बार आते हैं फहरिस्तों में, इंक्वायरीज होती हैं, कोर्ट्स में भी ये लोग इन केसेस लेके जाते हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। मखसूस जजेस के सामने ये केसेस जाते हैं और वो आगे ही नहीं चले जाते। आप ये देखें कि हमने प्रोसीडिंग ही नहीं उनकी पूरी होती है। हमने सेक्रेटरी खुराक हैं जमान मट्टू, बड़े मेहनती आदमी हैं, डेड ऑनेस्ट हैं, वो काम कर रहे हैं, और हमने उनको 30 अगस्त को अपनी टीवी पे लाइव लिया तो उन्होंने कहा मैं बेबस हूँ, इनका केस जो है वो स्टे पे है, अगर हम जाते हैं इनको पकड़ने। मतलब वो माफियाज इतने बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि आपकी लाहौर में एक ही मंडी है, पूरी मंडी, वहाँ पे कोई भी मालिक नहीं बैठा हुआ। वो अपने जो भी आगे से मैनेजर मुंशी वगैरह उनको बैठा गए हैं, खुद गायब हो गए हैं, और जहाँ पे रह रहे हैं वहीं से भी गायब हो गए हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि जो हत्थे चढ़ा उसको इन्होंने एक दफ़ा सामने लेकर आना है। तो वो कल रात के गायब हैं, रेडें पड़ रही हैं, मगर इसके बावजूद जो हैं वो गायब हैं। मसला ये है मुनीबा कि इस वक्त चीनी की सूरत हाल है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई भी कम होती जा रही है, क्योंकि शोर पड़ गया ना। तो जो सिट्टाबाज है, ज़ख़ीरा दोज़, उन्होंने चीनी जो है वो दोबारा से ज़ख़ीरा करनी शुरू कर दी, ताकि अगला थोड़ा सा और ज़्यादा मार्जिन ऊपर आएगा। आपको पता है आपके अक्टूबर में चीनी 220 हो जाएगी, और अभी ये लोग कह तो रहे हैं 220 के रेट पर हम लोग इंपोर्ट करने जा रहे हैं। 220 रुपये फ़ी किलो हो जाएगी चीनी, ये हमने पहले ही बता दिया है। वो इसलिए कि आपकी 185 तक तो लाहौर में नहीं, तो अगर डॉलर की कीमत बढ़ गई, खुदा ना खास्ता, तो खुदा ना खास्ता जी बढ़नी है, आपके पेट्रोल की कीमत ऊपर चली जाएगी जी। ये बात अब देखें, आप 170 को भूल जाएंगे, फिर मतलब आपके जेन में 98 रुपए इसकी कीमत जो मुकर्रर की गई है, और कहाँ पे 220 आपके जेन में 170 का फिगर खत्म हो जाएगा। फिर ये 220, अच्छा फिर ये 220 से ऊपर जा रही होगी, आप कहेंगे है फिर ये। आप ये देखिए कि आपकी गंदम जो है वो कहाँ पर थी, 10 किलो आटे का थैला 650 का, 1250 का हो गया, 20 किलो आटे का थैला 25 रुपये का हो गया। अब ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2750 का, और 15 किलो आटे का थैला जो है वो 24 रुपये का फरोख्त हो रहा है। अब यही चीनी, अब दो चीज़ें जो है आपके घर में ज़्यादा, सबके घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, चीनी, आटा, घी, दूध। ये अब दूध देखें पीछे महंगा हो गया, दही महंगा कर दिया गया, दालें महंगी कर दी गई। चले जी ये पता लगता है जी पेट्रोल महंगा हो गया है, सरकारी, अच्छा जैसे ही सरकारी रेट बढ़ता है ना, फर्ज करें आपकी रोटी है 15 से 18 की कर दी। अब ये तो होगा ना कि जो ज़िले इंतज़ामी है उसके ज़हन में तो ये आएगा ना कि हमने तो 3 रुपये बढ़ाया, मगर आपकी ओपन मार्केट में अभी भी जो रोटी है तंदूरों पर वो 20 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। जो नान है, सादा नान 25 से 30, और जो तिलों वाला नान है वो 30 से 35, और जिसको कुलचा कहते हैं वो 40 रुपये का, 50 रुपये का भी मिलता है, और जिसको रोगनी नान कहते हैं वो 50 रुपये का। ये आप आम हालात में जाए, यानी कि ये कोई ये नहीं है कि आपको मिलेंगे आपको। अब इसमें फिर दर्जाबंदी कर दी जाती है, ए क्लास, बी क्लास। ए क्लास में मरा दिया क्या है, शुमाली लाहौर में चूंकि लोग एक दूसरे को जानते हैं, यार तो इतना महंगा क्यों दे रहा है, अब रोज कहोगे उसको महंगा तो कहेगा चल भैया आप 30 का ले जाओ। आप पोश इलाकों में चले जाइए, 70 रुपये का नान फरोख्त हो रहा है, 80 रुपये का नान फरोख्त हो रहा है। अच्छा। वो इस वजह क्या है कि पोश इलाकों वालों ने सबकी दिमाग खराब किए हुए हैं, जो पैसे मांगते उतने दे देते हैं,
क्यों दे देते हैं भाई? आपका जो सरकारी रेट है, आप खड़े होकर के कि नान की कीमत तो 25। ये तो इंतजामिया ने इंश्योर करना है ना कि जितने डिफरेंट इलाके हैं, वो चाहे पोश इलाके हो जाए या वो चाहे दूसरे इलाके हो जाए, ये तो इंतजामिया ने इंश्योर करना है। 55 की बजाय आप 2000 की फौज दर जफर मौज की मिस्टेट्स की फौज भी लगा दोगे ना, तब भी हम यही कहेंगे इंतजामिया। हमने कुछ नहीं करना, हमने करना है, हम आवाज उठा सकते हैं जो हम कर रहे हैं। हम देखिए, हम तो कह रहे हैं आम आदमी को भी करना चाहिए कि अगर उसको नान महंगा मिला है वो उठ के जाए। आम आदमी क्या करे? आम आदमी उधर लेने के लिए जाता है ना, वहां पर लिस्ट लगी हुई होती है और वो आगे से दुकानदार यही कहते हैं कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अब एक आम आदमी क्या करे? देखिए मेरे बेचारा, वो भी तो मजबूर है। इसके बाद बात करके खामोश हो जाते हैं। आप बार बार नोक करें, क्योंकि इस वक्त महंगाई का दौर है, जहां जहां से हम पकड़ सकते हैं वहां से तो पकड़ें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट जो है वो 57 है, 58 है, इनकी 2000 की फौज कर दें, कसम ले लें कि कुछ भी नहीं होना। कुछ भी इसलिए नहीं होना, वो भी आएंगे, वो कहेंगे ये अब देखिए 10,000 तंदूर है, करनी हो ना, नहीं रेट दायर हो रही, नहीं हो रही, इनसे नहीं हो रही, ग्राम फरोशी इतनी ज्यादा है। आप मुझे बताएं, एक सीएम है हमारे, वो कहाँ कहाँ जाए? हम तो देखते हैं वो रोज जाते हैं, वो किधर किधर जाए। इतना बड़ा लाहौर है, इतना बड़ा लाहौर है, वो कहाँ कहाँ छापे मारे, थानों में वो जा रहे हैं, हॉस्पिटल में वो जा रहे हैं, ये इवन के वो मंडियों में वो जा रहे हैं, हर जगह पे वो हमें हॉस्पिटल में उनका फुल कंसंट्रेशन उनकी जो है वो हॉस्पिटल पे। अब वहाँ पे वो जाते हैं तो वहाँ पे भी मसाइल ही मसाइल। ये निगरान वज़ीर आला का फिर इसके हवाले से क्या है? बहुत सारे इंकशाफात हुए, जो रिपोर्ट आई है परसों, एक रोज कबल जो है वो परसों के रोज जो है वो इनको एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये जो हम बातें कर रहे हैं यही है सारी, कि ऐसे ऐसे हुआ, इस तरह से हुआ। उसके बाद अच्छा, दूसरा ये इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई करार पाया। देखिए मैं तो देखिए हाई कोर्ट जो है वो कानून जो है वो किसी के ताबे तो नहीं होता ना। तो हाई कोर्ट ने में जो रिट पटिशनर है उसने दायर की है, तो मकसद ये है महकमा खुराक जो है वहाँ पे एक और जगह दरखास्त दे दे, सही एक और जगह दरखास्त दे दे भाईजान। ये 52 से 55 अरब रुपया लोगों की जेबों से चला गया अब तक, तो ये क्या हो रहा है? 40 रुपए फी किलो चीनी के पीछे फी कस जा रहा है, ये क्या हो रहा है? कहाँ सोए हुए हैं? 56 अरब रुपए का फायदा होगा। ये फायदा नहीं इसको कहते, ये वो पैसे हैं जो चले गए हैं, जिसकी कोई लिख पढ़त नहीं है। ये कोई सरकारी पैसे थोड़ी है कि आपने कोई चीनी ली, वहां पे कोई करप्शन हो गई, बदनवानी हो गई, एम्बेजलमेंट हो गई, तो आपने जाकर पकड़ लिया। कुछ भी नहीं हुआ। ये वो पैसे किसी खाते में नहीं आते, किसी खाते मैं गया, मैंने 5 किलो चीनी ली, जाकर पैसे देख रहा कि कहाँ पे लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा हुआ वहां पे। वो इसलिए तो ये तो चले गए। अब जो आगे होने जा रहा है उनको तो रोक सकते हैं ना। उसको रोकने के लिए एक इजलास बुलाया, मेरे नज़दीक गुफ्तन नशिस्तन प्रखासन की नज़रिया वो इसलिए कि हमने कल देखा जी थरथली मच गई, पता लग गया जी सारे डीलर गायब हो गए। अब डीलरों को कैसे पता चल गया जी छापा मारने लगे? अब वो अपने कोई ऐसा बंदा रख गए हैं कि जी हाँ हम तुम्हें बाद में उठा लेंगे, अच्छा पर्चा जो होगा वो निकाल लेंगे, दुकान नहीं बंद करनी। इस तरह वो कहेंगे वाकई कोई महंगी चीज़ें बेच रहे हैं हम ना, सब कुछ सारे गायब हैं कल के। अब कोई एक बंदा, अच्छा मुझे बताएं डीलरों को पकड़ने का क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उनको पकड़े जिन्होंने ये किया है। क्यों नहीं पकड़े? अब सवाल तो हमारा ये है ना कि क्यों नहीं पकड़े? आम आदमी का वो बड़ी मगरमच्छों को मैं चला गया गड़ी शो बाजार में। अच्छा 1 सितंबर थी, मेरे साथ कैमरामैन भी थे, हमारे तमाम DSNG के तमाम लोग 4-5 हम गवाह मौजूद हैं। अब बिलीव करें जिसका सॉर्ट करे वो कहते सब रले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। कहता है मुझे, कहता है आपको सब पता है, माइक पे क्यों नहीं बताते? मैं को बता तो रहे नहीं, कहता आपको सब पता है, खुल के बोले। अच्छा वो कहता है मैं खुल के बोलता हूँ, ये चला दे बस। मैं कहा जी बोलने। वो फिर आपको पता है जैसे आवाम का गमो गुस्सा होता है, लाल पीले हो जाते हैं, तो वो फिर कुछ ऐसी बातें होती है जिसको हम चैनल पे चला नहीं सकते। मगर मकसद ये है कि लोग इतना ज़्यादा भरे हुए हैं कि कोई बंदा सॉर्ट देने को तैयार नहीं होता। वो कहते हैं नहीं आपने चलाने नहीं है जाकर। मैंने कहा जी मैं ये आवाज़ जो है मेरे ज़िम्मे आपने लगा दी है, मैं टीवी पे उठा दूंगा क्योंकि मेरे ऊपर आपने छोड़ा है। तो मगर ये है कि ये चीज़ जो है हुक्मरान भी सुन रहे होते हैं। चले जिसके पास सीट आती है उसको कम से कम ये तो देखना चाहिए। ये जो चीनी का मामला आया है ये PDM की हुकूमत में था, नई निगरान हुकूमत आई है तो वो तो हक्की बक्की रहेगी कि हुआ क्या है? अब मुझे बताएं कि ये चीनी गई कहाँ? अब मुझे बताएं कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल का मामला जी मैच हो रहे हैं हाँ जी, अच्छे लेवल पे हो रहे हैं, लोगों को एक आपको अच्छी इंटरटेनमेंट मिल रही है, ठीक है जी, बड़ा अच्छा किया आपने, गुड। आपके बाकी इवेंट्स भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं। मगर जब महंगाई का मामला आता है, जहाँ पे लोगों को रिलीफ देने का मामला आता है, वहाँ पे हम
घबरा क्यों जाते हैं? खामोशी इख्तियार घबरा कर जाते हैं। घबरा भी जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबरा, खामोशी तो वैसे इंसान के अंदर है ये घबरा भी जाते हैं, पता नहीं क्या मसाइल हैं। जब पता चलता है कि जी फलां के ज़िम्मे इतने पैसे हैं जी खामोश। आपको पता है शुगर मिल के अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, गेट पर खड़े होने की इजाज़त नहीं है। महकमा खुराक का जो भी बंदा जाता है कहता है, हमें बताते रहते हैं ना वो, और कहते हैं हमें गोली मारने के अंदर से उनको ऑर्डर है कि इनको जैसे देखें इनको मार दें पकड़ के। वो क्या कहता है संभाल लेंगे। अच्छा। एक पर्ची, देखिए इतना ब्लंट जाके वो खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि असर रसूख वाले और माफियाज हैं। इतना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पता है कि शुगर जो है एक बहुत बड़ा माफिया है। लेकिन मैं तो समझता था कि गंदम माफिया है, ये इससे इतना बड़ा माफिया है कि देखिए हुकूमतें इनके बल पे हैं, सारी सूरत हाल चल रही है। तो मसला ये है कि जहाँ पे हम पॉइंट रेज करना चाहते हैं वो सुन भी रहे होंगे, वो देख भी रहे होंगे। खुदारा जो है आम अवाम का कोई कसूर नहीं है। उनको देखिए, आपका सेक्रेटरी खुराक के मुताबिक 98 रुपीज़ एक्स मिल रेट सरकारी जी। हम इनकी बात मानते हैं 110 115 चले 130 कर ले, 130 कर वो ले। कहते हैं 130 तक हम ना आपस में बैठ के कर लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। कहता है ये नहीं हो सकता कि 120-25 एक्समिल रेट निकले और 5 रुपए आप मुनाफा कमा देंगे। सारी पता बीच में ट्रांसपोर्टेशन जी, वो सारी 5 रुपए 7 रुपए का मुनाफा रखने की बजाय आप देखिए एक हाथ से चीनी निकली, उसके बाद वो डीलर के पास आई, उसके बाद वो आम दुकानदार के पास आई। अब मुझे बताएं 3 4 5 6 हाथों से जब उसने कोई आपका फ़र्ज़ करे चीनी आ रही है डीजी हां से आ रही है या रास्ते में उसने जगह जगह पे चौकियाँ भी क्रॉस करनी है। अब ये 6-7 हाथों से चीनी जब गुजर के आनी है ना तो वो चीनी नहीं रहनी, फिर वो एटीएम मशीन बन जाती है। देखिए जब एक जो चीनी है वो पहले भी हम देखते 5 रुपए किलो चीनी थी। आप पीछे ज्यादा कुछ 40-50 साल पीछे ना जाएं, आप जरा पीछे चले जाएं ना। अच्छा। आप देखें 79 इतनी महंगाई तो मैंने भी कभी नहीं देखी। 1 रुपया भरती थी, 2 रुपए भरती थी। आप 1955 की शायद सुर्खियां देख लें, हाँ। तब भी हुकूमतों में यही कहा जाता था चीनी आटा। मतलब 10 दिन में 25 रुपए महंगी हुई है। अब तो छलांगे बज रही हैं, जिस तरह डॉलर की छलांगे नहीं बज रही, को पता नहीं क्या हुआ है कि चले जी मान लेती है। अच्छा चले, मैं आपका तज्जिया लेने लगी हूँ कि आपने ही बताना है, मतलब किसी का मौक़िफ़ नहीं है, आपका मौक़िफ़ है। अकबरी मंडी अगर चले जाएं तो वहाँ पे गोदामों में हमें चीनी मिलेगी अगर छापा मारा जाए, तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए जी, मैं तो ना तो वो मेरे रिश्तेदार हैं ना वो मैं बता रहा हूँ ना वो मेरे दोस्त हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा ख्याल है कि जो पुलिस होती है, हाँ। जो इलाके का मजिस्ट्रेट होता है, जो महकमा खुराक का इंस्पेक्टर होता है या डिप्टी डायरेक्टर, तो उनको एक एक चीज़ का पता चीनी कहाँ पड़ी हुई है, एक एक जगह पक्का पता है। अब आप भूल जाएं कि आपने अकबरी मंडी जाना, आप डिफेंस के किसी घर के 4 कनाल के घर के तय खाने से चीनी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। चीनी है, ट्रक ने जहाँ पे जाना, आपके सेफ सिटी के कैमरे कब नजर आएंगे? मुझसे आपने पूछा सेफ सिटी के कैमरे तो सर्कल रोड पे हैं, आधे तो खराब पड़े हैं, चाहे आधे खराब हो, जब ट्रक मूव होता है तो कुछ ना कुछ होता है, जो चोर होता है उसके मुंह से नजर आ रहा होता है कि ये कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे जा रहा है सामान, क्या करने लगे हैं। देखिए मेरा तज़किया यही है कि हमने आम आदमी की आवाज़ उठानी है। हमारा किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं है, हम ना किसी के साथ कोई ये जानबूझ के कर रहे हैं। आम आदमी जब हम बैठ जाते हैं तो वो हमें आगे से कहता है कि भाई कहाँ आए हैं, आपको नहीं पता क्या हो रहा है। वो इस तरह से बातें कर, मैं बिलीव करें, हम गड़ी शो बाजार में सामने मैं नाई की दुकान के अंदर चला गया, एक हुजाम की दुकान में गया तो वहाँ पे 4-5 बाबा हजरात बैठे हुए थे, तो उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा बेटा नहीं ऐसे नहीं है, यानी कि हम मुझे पौना घंटा लग गया मुनीबा कसम ले लें एक शॉट के लिए। वो मेरे DSNG वाले परेशान हो गए, कैमरामैन परेशान हुआ, बल्कि कैमरामैन कहते यार आपके हक में बात कर रहे हैं, कहता नहीं हम चलना है, कुछ भी नहीं होना, हुकूमत कान ही नहीं खोल रही, उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। इतने ज्यादा मसाइल का शिकार है लोग। पे मुझे बता दें इनका कोई हल है, कोई रिलीफ मिलने वाला है? आपने तो कह दिया अक्टूबर में 220 रुपए की मिलेगी, तो रिलीफ कहाँ से मिलना है फिर? तो वही तो कह रही हूँ, कोई हल निकलना है कि नहीं निकलना है? हाँ, ये है कि अगर आपकी मार्केट में तेजी आए क्रैकडाउन की, अच्छा, तो आपकी चीनी का रेट कम हो जाएगा। अगर आपकी मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर तेजी है, क्रैकडाउन की तेजी है, देखिए पकड़ दकड़ अपनी जगह, मगर इतना क्रैकडाउन हो कि आपकी चीनी जो है वो 170, देखिए 160 से गई है ना चीनी। आप 2 हफ्ते पीछे चले जाए 160 रुपए मार्केट में,
अभी भी कई दुकानदार जो ध्यान तरीके से काम कर रहे हैं वो शायद 160 का ही बेच रहे हो, मगर अब मार्केट में शोर जो है, पैनिक जो है, वो जो 220 रुपए का वो है। 185 और आने वाले महीनों में 1 माह के बाद, 1.5 माह के बाद वो ज्यादा महंगे। 220 मतलब पे अगर चला क्रैकडाउन तेजी से किया जाए और इन माफियाज के खिलाफ घेरा तंग कर लिया जाए तो फिर भी बेहतरी आ सकती है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। चीनी की सिचुएशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, हम मना रहे हैं यौम दिफाए पाकिस्तान और आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है क्योंकि 7 सितंबर है और 1965 की जंग की कामयाबी मना रहे हैं जनाब हम। और आज दो ही ऐसे टैलेंटेड नौजवानों से और बहन भाइयों से आपकी मुलाकात करानी है। क्या ही खूबसूरत आवाज़ है। अभी आपने सफ़ीरा की आवाज़ तो सुनी ही है और जैन से भी आपकी मुलाकात कराते हैं और बहुत ही खूबसूरत हारमोनियम उन्होंने बजाया है। दोनों बहन भाई हैं जनाब। पंजाब कॉलेज से उनका ताल्लुक़ है। सफ़ीरा भी वहीं पे पढ़ रही हैं, लेकिन जो ज़ैन है वो एक्स पंजाबियन है। तो यहाँ पर पंजाब कॉलेज के सारे बच्चे बैठे, बिकॉज़ मैं भी पंजाब कॉलेज से ही पढ़ी हूँ। तो आज आपसे इन टैलेंटेड बच्चों की मुलाकात कराते हैं, उनके करियर के बारे में पूछेंगे, स्टडी क्या कर रहे हैं और आगे म्यूज़िक में किस तरह उन्होंने जाना है उस पर भी बात करेंगे। तो ज़ैन आपको भी वेलकम कहती हूँ और सफ़ीरा आपको भी वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है सफ़ीरा आपकी। थैंक यू। तो मुझे बताइए कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे जो है ना सिंगिंग में आने का मौका मिला और शौक बचपन से ही था? जी, बचपन से शौक़ था और बचपन से ही गाते हैं, लेकिन जब कॉलेज में गए, पंजाब कॉलेज में, तो वहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म मिला तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे हमने इस तरह गाना शुरू किया ऑफिशियली। ज़ैन, मतलब आपको भी घर में और भी कोई गाता है या आप दोनों फर्स्ट हो जिनको ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हमने सिंगिंग करनी है? जी, फर्स्ट हम दोनों ही, और कोई नहीं था पहले। ज़्यादा बचपन से मुझे क्रेज़ था म्यूज़िक का। पैशन तो एक होती है पर मुझे क्रेज़ था। तो देन मैंने स्टार्ट किया म्यूज़िक और फिर पंजाब कॉलेज की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें, गोल्डन स्कॉलरशिप मिली। वाह जी तो वाह। उससे हमें बहुत एक्सपोजर मिला। तो इसका मतलब स्कूल में भी आप लोग जो म्यूजिक में ही थे और उसके बाद स्कॉलरशिप मिली और पंजाब कॉलेज का है? जी जी। तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिली इजीली दोनों को? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और आपको भी सफ़ीरा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको ज़ैन को देख के इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैंने भी म्यूजिक में जाना, मैं भी सिंगिंग कर सकती हूँ? हम जब भी साथ ही हम लोग परफॉर्म करते हैं, कोशिश करते हैं, और मैं खुद इसी से सीखने की कोशिश करती हूँ। बड़े भाई हैं और मेरे लिए ये मेंटर भी हैं मेरे, तो फिर इस तरह ही हम लोग साथ साथ। क्या बात है। ये होना चाहिए कि आपका घर में ही आपको सपोर्ट मिल जाती है ना, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो किस तरह मिलके दोनों जो है वो प्रैक्टिस करते हो, या कहा जाता है कि धुनें किस तरह बनाई जाती हैं? दोनों लड़ते भी होंगे कि नहीं ये तुमने सही नहीं गाया, ये तुमने सही नहीं गाया, तो ऐसा भी होता होगा? बिल्कुल, इस तरह तो बहुत ज़्यादा होता है। कौन ज़्यादा लड़ता है? ज़्यादा मैं गुरु है ना? जी ऐसे ही है। फिर वो बताते हैं कि मैं बड़ा हूँ जी। तो कैसे, मतलब दोनों फिर किस तरह एक दूसरे को मोटिवेट करते हो? किस तरह कहा जाता है कि नहीं अब इसको इस तरह कर सकते हैं, इसको इस तरह गा सकते हैं? प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस करते हैं तो सारी जो नेग्लिजेंस होती है वो निकाल देते हैं। कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से करके हम आगे प्रेजेंट करें गाना। जो भी आप प्रैक्टिस तो लाजमी है। बेशक बेशक, ऐसी है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो जनाब ये तो इनसे तो बात जारी रहने वाली है और कुछ और भी हम जो है वो इनसे मिली नगमे सुनेंगे, लेकिन कुछ पाकिस्तान के हवाले से, कुछ हमारी तहजीब के हवाले से अगर बात कर ली जाए, और साथ साथ मैं जनाब ये नान खताई है, बिस्किट है, ये भी खाना चाहूँगी और मैं आप लोगों को भी दावत देती हूँ और मैं आपको भी, आप भी खा सकते हैं, मैं आपको भी जो है ना वो दावत देती हूँ कि आपने, क्योंकि उर्दू जो है ना वो हमारी कौमी ज़ुबान है और ये एक तरीका है, ये एक तहजीब है और सकाफ़त भी है। और शायरी की रवायत तो उर्दू की शान समझी जाती है, और लेकिन जो ये शायरी की रवायत है ना, ये कहीं खो सी गई है और गुज़रते वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। और इसी कमी को दूर करने के लिए जनाब लू बेकरी नान खताई, जो कि मेरे पास आप देख रहे हैं, ये इसका जो नया एक स्पेशल एडिशन पैक सीरीज़ शुरू की गई है, जिसका मकसद ये है कि इसके ऊपर आप ये पैकेट के ऊपर तमाम हमारे जितने भी अजीम शायर हैं, शौरा हैं, जिस तरह मिर्ज़ा गालिब हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, नासिर काज़मी, मुस्तफ़ा ज़ैदी,
इनको खराजे तहसीन पेश किया गया है और नौजवानों को शायरी से वाकिफ़ करना लू बेकरी नान खताई का मकसद है। और नान खताई इसी रवायती अंदाज में आज भी बनाई जाती है जैसे मुग़लों के दौर में बनाई जाती थी, क्योंकि तब इसको एक बहुत ही कह ले कि पसंदीदा एक चीज़ या नान खताई कहा जाता था, तब बहुत खाई जाती थी और बड़ी खालिस, और यही वही जो मज़ा है वही रवायती मज़ा आपको इस लू की नान खताई में मिलेगा। और इसी वजह से जो लू की बेकरी नान खताई रिवायतों को निभाती भी है। और ये जो स्पेशल एडिशन पैक को शायरों के मशहूर शेरों, तारुफ और तस्वीर से सजाया गया है। इसके पैकेट पर आप देख सकते हैं क्या एक खूबसूरत पैकेट उन्होंने बनाया है। तमाम तर जितने भी हमारे अजीम शौरा हैं उनकी तस्वीरें इसके ऊपर आपको नज़र आएंगे। और इनका जो वैसे पूरा पैकेट है ये आप देख सकते हैं कि इनका जो डिब्बा है इसके ऊपर जो शेर है, मशहूर शेर जैसे इलामा इकबाल का शेर यहाँ पर लिखा गया है। तो बड़ा ही खूबसूरत पैकेट है कि अपील करता है आपको। मज़ा तो है ही है इस नान खताई का, क्योंकि मैं तो रोज़ाना खाती हूँ, चाय की शौकीन हूँ, तो चाय के साथ मैंने नान खताई ज़रूर खानी होती है। तो उसकी वजह से मेरी चाय का जो मज़ा है वो और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो मैं आप लोगों को भी ये कहूँगी कि अगर आपने चाय का मज़ा दुबाला करना है तो इस नान खताई को ज़रूर खाएं। तो मैं आपके सामने भी खा लूँगी, ये ना हो कि आप समझे कि पता नहीं खाती नहीं है, डाइट कॉन्शियस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये रोज़ाना एक पैकेट मैंने खाना ही होता है। तो उसके साथ अब आगे बढ़ते हैं और अपने गेस्ट से भी बात करते हैं। आप लोग भी खाते हैं? जी बिल्कुल, मज़े से खाते हैं, बिल्कुल, है ना? देखा हमारे गेस्ट भी खाते हैं, तो आप लोगों ने भी ज़रूर ये खानी है आज, तो मैं आपको दावत देती हूँ। अच्छा मुझे बताइए नेक्स्ट आपका क्या, आप तो एनसी में पढ़े हो, तो वहाँ पे क्या पढ़ रहे हो आप? मैं बीएस म्यूजिकोलॉजी कर रहा हूँ। अच्छा म्यूजिकोलॉजी कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर हो गया मेरा, अब सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो गया हूँ। कोशिश यही थी कि जिसका शौक है मैं आगे कंटिन्यू भी उसके साथ ही करूँ। मतलब इसी जो है ना फील्ड को अडॉप्ट करना है आपने, परसू इसी को करना है, म्यूजिक में ही जाना है। बिल्कुल, डिग्री कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपने माइंडसेट अपना बना लिया। और आपने भी सफीरा म्यूजिक को ही परसू करना है या साथ साथ कुछ और भी करना है? साथ साथ और भी प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे, लेकिन म्यूजिक को साथ जरूर म्यूजिक को साथ रखेंगे। वाह जी वाह, ये डेडिकेशन चाहिए हमें हर महाज पर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक में, यहाँ पे आपको हर महाज पर, हर फील्ड में ये डेडिकेशन चाहिए होती है कि जो आपने करना है वो ही करना है भाई, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो किसी कोई गाने पर, कोई ट्रैक पर खुद से भी तैयारी कर रहे हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आया जाए? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप उस पर बहुत बड़े सिंगर बन सकते हैं। तो कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली अभी तो जो मेरा माइंडसेट है ना, मेरा भी माइंडसेट है कि मैंने सीखना है। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप आते हैं और कुछ देर के लिए आते हैं, वो अच्छा नहीं। आप सीख के आए, अच्छी तरह सीख के आए, तो फिर आप अच्छा काम करें। अभी मेरा जोर ज़्यादा सीखने पे है। तो अभी मतलब सिर्फ सीखा है, कोई उस्ताद हैं या अभी सिर्फ खुद से ही? जी मैंने डिफरेंट टीचर्स हैं मेरे सीखा है। पहले घर में ही आके सिखाते थे, उनका अकील भाई है थे, उनका नाम अकील भाई। फिर क्या कहते हैं इधर कैंट में उस्ताद मार्क एंथनी रहते हैं, उनके पास गया सीखने। अच्छा। तो फिर अब जो हमारे एनसीए के हैं टीचर्स, उनसे सीख वो बहुत अच्छे हैं। सर अतीक, वो इंडिया से भी सीख के आए हुए हैं। द्रुपद की गायकी, वो क्लासिकल जो अच्छा लेट क्लासिकल है वो वही है। और सफीरा आपने भी सीखा है या आपने सिर्फ अभी जैन से सीखा है? ये अभी तो जैन से अभी जैन से ही सीखा है। ओके, तो कौन सा जो है जॉनरा ज़्यादा पसंद आता है आपको? हम तो गाते हैं ज़्यादा गज़ल वगैरह। गज़ल क्लासिकल? जी जी, वो क्लासिकल और गज़ल। तो सिंगर कौन सा पसंद है? सिंगर वैसे तो नूरजहां पसंद है, और इंडिया में से भी लता मैम और श्रेया घोषाल। और आपको जैन? क्लासिकल में आजकल अगर मैं इंडिया से बात करूं तो मैं अजय चक्रवर्ती साहब को सुनता हूं। फिर इधर हमारे बहुत बड़ा नाम उस्ताद सलामत अली खान साहब, उनको सुनता हूं। फिर बड़े गुलाम अली साहब, उनको सुनता हूँ। मतलब जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं क्लासिकली बेसिक है, क्योंकि वो एक क्लास है, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्कूल है एक पूरा क्लासिक, लिसनिंग हाफ लर्निंग होती है। एग्जैक्टली। तो घर में भी इसी तरह दोनों बहन भाई म्यूजिक 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 हर टाइम? काफ़ी दफ़ा तो हमें डांट भी पड़ती है। हम लोग जब ऐसी मस्ती हमें आई हो 12-1 बजे हमने उठ के हारमोनियम पकड़ लेना, तो सबने घर में डांटना है कि हमारे सोने का टाइम है, तुम लोगों ने तो ऐसे ही लगे रहना, हमें तो सोने दिया करो। हाँ ये भी होता है। लेकिन जैन कहा जाता है क्लासिकल बड़ा मुश्किल है इसको सीखना, इसको गाना ख़ास तौर पर, और हर कोई नहीं गा सकता क्लासिकल। तो उसके लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है?
इंटरेस्ट पे भी ये Depend करता है। डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे भी। बेसिक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेसिक अच्छी हो, तो इस वजह से मैं क्लासिकल कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। हाँ जी, सिर्फ कोशिश कर क्योंकि रहा ये हूँ कि बेस मुझे- है, मैं जी, कहूँगी ये बिल्कुल। बेस है हमारे म्यूजिक की, हमारी मौसीकी की बेस ही बेस है। क्लासिकल से शुरू होती है।